जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही जबरदस्त होगे और आपकी पढ़ाई भी धुआंधार चलती होगी। डर लग रहा है ना, एनटीपीसी के एग्जाम आ गया है कि जीके जीएस में क्या करें। कैसे जीएस में हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं, कैसे इकोनॉमिक्स से आते हैं, कैसे साइंस से आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे आते हैं, कंप्यूटर से कैसे प्रश्न आते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इसके लिए दोस्तों मैंने एक सीरीज चलाया है, उसी के क्रम में आज ये तीसरा है। कौन सा? ये तीसरा सीरीज है। 2 सीरीज मैं करा चुका हूं। उससे पहले मैं 12 सीरीज प्रीवियस ईयर पर करा चुका हूं। उससे मुझे ये पता लगा था कि कितने प्रश्न इन सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं, रेशियो से। अगर आप इस सेट को देखोगे तो आपको महसूस होगा, बिल्कुल सर यही प्रश्न तो आते हैं एनटीपीसी में। हम इधर उधर कहां भटक रहे थे, आप मिल गए, काम हो गया। झंडे नाल गाड़ के आओ ना, तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स खुला है। झंडे गाड़ के आ जाओगे अगर ये सारी आपने मॉक टेस्ट है, जो प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, इसको देख लिया जीएस के मामले में, तो ठीक है। स्टार्ट करते बिना कुछ पकलोल बातों के। पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। सिंपल सिंपल से प्रश्न के माध्यम से हम तगड़े तगड़े प्रश्नों को भी साथ में करने का काम करेंगे। चलो, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ये पहला प्रश्न हमारा। आपको ये भी पता होगा, ये डीपीएसपी है। इसे क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये किस देश के संविधान से इसको लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश है एक, उसी के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी का भाग कौन सा है, तो याद रखेंगे भाग 4 है। कौन सा है? तो याद रखेंगे भाग 4 है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो डीपीएसपी है ना, ये बाध्य योग्य नहीं है। क्या? बाध्य योग्य नहीं है। ये हम ये कह सकते हैं प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चाहे आप हाई कोर्ट चले जाओ, कोई इसमें चुनौती नहीं दे सकता। याद रखेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है बाध्य योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल 36 और 51 को लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य इनको लागू कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो कुछ आर्टिकल आपको इसमें याद रखने हैं डीपीएसपी के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। कुछ आर्टिकल मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे हमारे एग्जाम में ये पूछा जाए आर्टिकल 36 में क्या है, तो आप ये कहेंगे राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आर्टिकल 12 में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगर मैं यहां बात करूं आर्टिकल 37 की, तो आर्टिकल 37 में वही बात की गई है जो ये लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 37 के अंतर्गत कहा गया है। आर्टिकल 38 की मैं बात करूंगा, 38 की हम बात करेंगे, तो आर्टिकल 38 में यह कहा गया है कि राज्य को कल्याणकारी बनाना है। अब आपको पता है कि राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में समानता दी जाए तो राज्य कल्याणकारी हो सकता है। तो आर्टिकल 38 कल्याणकारी राज्य, याद रखेंगे। आर्टिकल 40 बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत है, याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 41 में क्या है, तो ये बेरोजगारों का आर्टिकल है। ये बेरोजगारों का आर्टिकल है, रोजगार पाने का अधिकार है। आर्टिकल अगर मैं यहां बात करूंगा 42 की, तो 42 में महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना है। आर्टिकल 43 की मैं बात करूंगा, मजदूरों को निर्वाह मजदूरी के लिए है। आर्टिकल 44 की मैं बात करूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड बन चुका है। आर्टिकल 45 की अगर मैं यहाँ बात करूंगा, तो 6 से मतलब जो 6 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और देखभाल से संबंधित प्रावधान है। अगर आर्टिकल मैं 46 की बात करूंगा, तो SC ST के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 47 की बात करूंगा, मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई है। और
साथ में आपका जो स्वास्थ्य उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मादक पदार्थ शराब और आपको बंद किया जा सकता है आर्टिकल 47 के अंतर्गत। आर्टिकल 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन से संबंधित ये आर्टिकल है। और 48A की बात करूंगा मैं, 48A की मैं बात करूंगा, 48A की मैं बात करूं तो 48A में है जीव जंतुओं की रक्षा करें, पर्यावरण बचाएं, एक पेड़ लगाएं। ये आर्टिकल 48A में कहा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस हमको एक क्वेश्चन से याद रखने। मान लो अगर डीपीएसपी से प्रश्न आया तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा भाई। इसी प्रकार से मैंने सीरीज चलाई है भाई। अगर आप 15 ही सेट देख के चले जाते हो तो विश्वास मानिए जीएस में आपको निराशा हासिल नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन, पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? पहली बार की बात कर रहे हैं, वो भी अधिनियम में। इसमें अधिनियम पूछा गया है। आपको याद रखना है कि द्वैध शासन की सर बात कर रहे हो तो कुछ बताओ। द्वैध शासन का मतलब है एक साथ दो शासन करना, एक साथ दो शासक हों, दो शासक शासन कर रहे हैं तो शासक कह सकते हैं द्वैध शासन। अगर ये पूछा जाए इसको पहली बार लागू किसने किया था, पहली बार लागू किसने किया था, अगर ये प्रश्न आया तो याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव की बात हम याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। अगर मैं ये बात करूं इसके जनक कौन है, किसके द्वैध शासन के, तो लियोनस कार्टियस हैं। क्या है? लियोनस कार्टियस हैं, याद रखेंगे। अगर ये प्रश्न आया, ठीक है लियोनस कार्टियस तो हैं। एक किताब है बहुत प्रसिद्ध है भैया, बहुत प्रसिद्ध है, और इन्होंने लिखा है डायर की। डायर की में द्वैध शासन का बहुत बड़ा विस्तार बताया गया है। और अधिनियम का पूछा जाए किस अधिनियम में इसको किया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा 1919 है। कौन सा? ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन जब 1935 का आया था, 1935 का, 1935 के या 35 में केंद्र में लागू रखा, केंद्र में लागू रखा और प्रांतों में हटा दिया। और प्रांतों का मतलब है राज्यों से, प्रांतों में हटा दिया था द्वैध शासन 35 में। 19 में लगाया था, 35 में चला दिया था। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, आप कहोगे सर रॉबर्ट क्लाइव ने फिर कब लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने कब लगाया था? तो आपको पता है, आपको पता है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, हेक्टर मुनरो वगैरह था और भी कई सारे लोग थे और 3 सेनाएं लड़ी थी, ये सारी बातें। और इस युद्ध के बाद 1965 में इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। जीत गए थे ना अंग्रेज, बंगाल पर कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद इसी समय एक अकाल भी पड़ा था, इसी समय अकाल पड़ा था और इन्होंने बंगाल को बहुत लूटा। क्या? बहुत लूटा। और यहीं पर द्वैध शासन लगाया गया था। द्वैध शासन यही देखने को मिलता है मेरे भाई। तब की बात है 1765 की, बंगाल में। कब तक चला था? 65 से 1772 तक। और इसको खत्म उस समय किसने किया था? अगर ये प्रश्न आया समाप्त किसने किया था उस समय, तो याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। हेस्टिंग्स ने किया था। और हेस्टिंग्स कौन था? तो सबको पता है भैया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था भाई। ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये क्लाइव कौन था? ये बंगाल का, ये प्रश्न आएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जनरल नहीं था, गवर्नर था। इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन हम याद रखेंगे, हो सकता है आ जाए।
पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी? दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी। क्या लिख रहा हूं भाई? प्रशासन की शुरुआत हुई थी, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन थे? ये इंग्लैंड के उस समय नवीन प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को इस्पात की नगरी कहा जाता है? इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर, देखो, कोरबा अगर पूछा जाएगा तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला बहुत मिलता है कोरबा में। रांची किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां पर टिन बहुत है भैया, रांची में टिन। अब जमशेदपुर में तो आपको पता है टाटा इंडस्ट्रीज यहीं पर लगाया गया है, जमशेदपुर में, जिसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चौथा, प्रारंभिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखो, यहां से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। या तो प्रश्न हमारे एग्जाम में ये आ जाएगा कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, जनक अगर पूछा जाएगा तब भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कहीं कहीं पर एक ही जगह ई लिखा हुआ मिलेगा, इरेटोस्थनीज भी हम इसको कहते हैं, लेकिन कुछ अन्य स्रोतों में भूगोल का जनक हिकैटियस को भी माना गया है। लेकिन हिकैटियस पहले था, क्योंकि बाद में पूरा मैपिंग अच्छे से किसने कहा, पूरा मैपिंग का अध्ययन किया था, और भूगोल का शब्द, जो भूगोल शब्द है या ज्योग्राफी शब्द है, इसको विषय के रूप में किसने माना था? वो इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज है। अगर मैं ये बात करूं, पृथ्वी को, प्रश्न आए, पृथ्वी को पहली बार गोलाकार किसने कहा था? गोलाकार किसने कहा था पहली बार? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो ऑप्शन में आएगा मेरे भाई अरस्तु। अरस्तु ऑप्शन में ज्यादा आता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। हेरोडोटस इतिहास का जनक है ना, इतिहास का जनक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है मेरे भाई कि हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को कहा जाता है। इसमें कई सारी गैसों का काम होता है। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो CO2 पाई जाती है, उसके बाद जो पाई जाती है वो मीथेन है। कौन सी है? तो याद रखेंगे मीथेन है मेरे भाई। और मीथेन के बाद और अगर पूछा जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। हरित गृह प्रभाव में तो ये तीनों गैस मुख्य रूप से पाई जाती हैं, याद रखेंगे। और वाटर वेपर भी पाया जाता है, जल वाष्प भी पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में किस आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था? छठा क्वेश्चन से हमारा कि किसकी सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां करूं कि इसको संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया था, संवैधानिक दर्जा, तो आपको याद रखना है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब जब संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया, जब संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया था, तब आए थे बलवंत राय मेहता समिति, उसके पहले आए थे। बलवंत राय मेहता समिति ने इससे पहले, यानी हम ये कह सकते हैं ये समिति का गठन हुआ था, वो कब हुआ था, गठन कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी गठन हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए ये त्रिस्तरीय है भैया। कैसी है? त्रिस्तरीय समिति है। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप कहोगे 3 स्तर,
इन्होंने 3 स्तर बताए थे। एक तो ग्राम स्तर बताया था, इन्होंने कहा था एक ब्लॉक स्तर होना चाहिए और एक जिला स्तर होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गठन कब हुआ है, ये भी डेट हमको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आया कि द्विस्तरीय बताओ, द्विस्तरीय समिति किसने दिया है, द्विस्तरीय समिति किसने दिया है, इसका आंसर हमको बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 स्तरीय थी। कैसी थी ये 2 स्तरीय थी, याद रखेंगे। आपको ये भी साथ में याद रखना है कि अगर ये पूछा जाए शुरुआत कहां से होती है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है, तो आपको याद रखना है राजस्थान के नागौर से। कहां से, राजस्थान के नागौर से होती है, इसे याद रखेंगे। कब की बात है ये, 2 अक्टूबर 1959 की बात है। अगर मैं कहूं दूसरा बताओ, क्या बताओ, दूसरा राज्य बताओ जहां ये लागू किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब ये पूछा जाएगा कब, तो याद रखेंगे 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी, याद रखेंगे। जब नागौर में स्टार्ट किया गया था, जब नागौर में स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेंगे अध्यक्ष कौन था, या उस अध्यक्ष तो नहीं, उस समय पीएम कौन थे, तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इतने प्रश्न हमको याद रखना है। अगर पंचायत की बात ही चल रही है तो अनुसूची पूछा जाए, किस अनुसूची में इसका वर्णन है, तो 11। अगर अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो याद रखेंगे 40। क्या, 40। अगर मैं ये बात करूं कि कितने विषयों पर ये कानून बना सकते हैं, कितने विषय होते हैं इस पर कानून बना सकते हैं, तो 29 विषय होते हैं जिस पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस हमको यहां से याद रखने हैं, ठीक है ना। बढ़िया हो गया ना। चलिए, ऐसे ही प्रकार से आपको मैंने बोला है 15 सेट देने का। अगर मैंने 15 सेट दे दिए तो विश्वास मानिए प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ऐसे आप समझ सकते हो। ये सब संविधान के ही हैं क्या, ये भी संविधान का नहीं, ये संविधान का नहीं, अलग अलग है, ठीक है ना। उसके बाद ये इतिहास का अलग अलग है, ठीक है ना। 7वां है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, किस संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्रस्तावना की। किसकी, प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे हम प्रेम्बल के नाम से जानते हैं और इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपको ये याद रखना है भाई, ये आपको याद रखना है कि जो प्रेम्बल है ये बना किससे है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से। किससे बना है, उद्देश्य प्रस्ताव से बना है, से डेवलप हुआ है, याद रखेंगे, या से बना है। अब आपको यह भी याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को इसका 1946 ईस्वी को इसको पेश किया गया था। क्या किया गया था, पेश किया गया था। और इसको मंजूरी कब दी गई थी, ये भी हम याद रखेंगे। मंजूरी की बात आएगी तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको मंजूरी दी गई है। और आगे चलकर इसमें कई सारे संशोधन होने के बाद क्या बन गई, ये प्रस्तावना बन गई। प्रस्तावना की अगर बात ही कर रहे हैं भाई, प्रस्तावना की ही हम बात करेंगे केवल। प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, एक बार हुआ है आज तक। वो भी 42वां संविधान संशोधन हुआ था भाई 1976 ईस्वी में। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए और क्वेश्चन में तो 2 ही शब्द लिखे हैं। कौन सा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और मैं एक यहां पर लिख देता हूं अखंडता। कौन सा, अखंडता, याद रखेंगे, अखंडता याद रखेंगे। तो कुछ प्रश्न है प्रस्तावना से जो हमको पूछा जाता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। अगर कोई व्यक्ति संविधान को नहीं पढ़ पाता है तो वो प्रस्तावना को पढ़ ले, तो वो देखेगा कि लगभग सभी चीजें उसमें प्रस्तावना में दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। चलिए, इतने प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे।
अगर साथ में यहां पर मैं कुछ और क्वेश्चन की बात करूं, जैसे ये 86वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, ये 2002 में हुआ है, ठीक है ना। याद रखेंगे इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। क्या? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार का मतलब है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सकेगी। और इसका विवरण आगे चलकर आपने आर्टिकल 21A में देखा होगा, है ना। और इसका विवरण हमने मूल कर्तव्य 11 में भी देखा होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस संविधान या किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि धारण की थी या नेताजी की उपाधि दिया गया था? आपको पता है, बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनसे आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको याद रखने हैं। जैसे जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कौन सा हरिपुरा अधिवेशन हुआ था? किसका? कांग्रेस का। तो हरिपुरा जो अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इन्हीं को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। और आपको ये याद रखना है कि उसके बाद अगला ही जो अधिवेशन हुआ था 1939 ईस्वी में, उसमें भी ये जीते थे, लेकिन पट्टा भी सीतारमैया हार गए थे। तभी गांधी जी ने कहा था ये मेरी व्यक्तिगत हार है, और कांग्रेस से इस्तीफा देकर इन्होंने याद रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? इन्होंने ही किया था 1939 ईस्वी में। उसके बाद ये बहुत सारे देशों में घूमे थे और तब तक आजाद हिंद फौज थी ना। क्या? आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन कुमार ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है ना, इसको बनाया था, हम कह सकते हैं बनाया था। अब मोहन कुमार के बाद आजाद हिंद फौज की जो कमान थी ना, कमान 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज ने, या बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी, याद रखेंगे। ठीक है ना। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा इन्होंने दिया था। उसके बाद में क्वेश्चंस और बहुत पूछा जाता है। तो 2018 में नरेंद्र मोदी जी गए थे कहां पर? अंडमान और निकोबार। कहां गए थे? अंडमान। और अंडमान में 3 आइलैंड के नाम इन्होंने चेंज किए थे। कौन कौन से? एक का नाम था हैवलॉक। क्या नाम था? हैवलॉक। दूसरे का नाम था नील, और चौथे का नाम था रॉस। इन्होंने इसके नाम बदले थे। कैसे नाम बदले थे? ठीक है ना, चलिए। हैवलॉक का रखा था स्वराज द्वीप। क्या रखा था? स्वराज द्वीप। नील द्वीप का क्या रखा था? याद रखेंगे शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। याद रखेंगे, ये द्वीपों के नाम चेंज किए थे। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, इसको भी हम साथ साथ में याद रखेंगे। अगर यहां पर कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस करूं, चंद्रशेखर आजाद, तो आपको पता है ये वही चंद्रशेखर आजाद है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य थे। और आपको पता है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था, रेल कांड हुआ था, उसमें भी ये शामिल थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को क्या हम सब लोग वोट देते हैं? आप कहोगे नहीं देते, कोई वोट नहीं देता है, ना आप देते हो ना मैं देता हूं। इसका मतलब यह है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता होगा। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब है हम वोट देते हैं, यानी हम वोट देते हैं लोकसभा में,
हम वोट देते हैं विधानसभा में, हम वोट देते हैं जब गांव का चुनाव होता है, तब प्रधान का, सरपंच का, मुखिया का, तब। ठीक है, तो लगभग हम 3 बार अप्रॉक्स में वोट डालते हैं, लोकसभा, विधानसभा और गांव का जब चुनाव होता है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगर कुछ आर्टिकल हम यहां पर याद रखेंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल 52। इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद आर्टिकल हमको याद रखना है 53। 53 में है कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र की कार्यपालिका की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, केंद्र की कार्यपालिका की बात यहां पर कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पर करूं आर्टिकल 54 की मैं बात करूंगा, इसमें है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट डालता है। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ठीक है ना, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। कैसे? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। साथ में दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखेंगे। साथ में हमको ये भी याद रखना है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 का मतलब है कि राष्ट्रपति को बोल सकते हैं नीति क्या होगी, यानी जो निर्वाचन करा रहे हैं उसकी नीति बोल सकते हैं या रीति बोल सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रकार से होगा। और आपने सुना होगा आनुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, सुना है ना आपने, उसी के प्रकार का। और वो पद्धति कहां से ली गई है? वो आयरलैंड के संविधान से उसको लिया गया है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं नीति। क्या है नीति? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं आर्टिकल 56 की, तो 56 में दोस्तों कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो सबको पता है भैया 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कुछ आर्टिकल और देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन की बात की गई है, जब पुनः राष्ट्रपति चुना जाता है तब। 58 में योग्यता की बात की गई है, राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो उसमें पढ़ाई लिखाई तो नहीं मांगा जाता है, लेकिन यह कहा जाता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना, ये सारे प्रश्न याद रखेंगे। अगर मैं कहूं आर्टिकल 60 में क्या है, तो आर्टिकल 60 में है शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ देने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति को शपथ देता है। इस 7 में इसे याद रखेंगे। अगर मैं यहां करूं आर्टिकल 61 में, सबको पता है महाभियोग, जब राष्ट्रपति संविधान का पालन ना करे, राष्ट्रपति भटक जाए, लाभ का पद धारण कर ले, तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। वो आर्टिकल 61 के द्वारा है। ठीक है ना, आर्टिकल 72 पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है अगर आप निर्दोष हैं, और आपको फांसी से भी माफ कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। तो ये सारे आर्टिकल हमको राष्ट्रपति के बारे में याद रखने हैं। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 बोलते हैं वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? कर्जन की बात करते हो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता होगा हमारे दिमाग में, बंगाल विभाजन। क्या आता है? इसने काम तो सब बहुत बढ़िया किए थे, सबसे गलत जो काम किया था वो बंगाल विभाजन किया था। कौन सा बंगाल विभाजन? किसने किया? कर्जन ने। तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया था, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बाकी
बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है ना, बस इतना याद रखेंगे। तो शांति निकेतन लिखा हुआ है, शांति निकेतन से कलाकार आए थे किसके लिए? जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान के जो पृष्ठ थे, जिस पेज पर लिखा जा रहा था, उसको डिजाइन बनवाने के लिए कलाकार यहीं से आए थे। ठीक है ना, चलिए। लोकसभा में सदस्यों का अयोग्य घोषित कराने का अधिकार किसके पास में? लोकसभा, आपको पता है संसद के सदन 2 हैं, अगर अंग की बात करेंगे तो अंग 3 है। सदन 2 है, अंग 3 है। तो यही पूछ रहा है लोकसभा के बारे में। आपको पता होना चाहिए लोकसभा के बारे में। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है? सबको पता होने चाहिए, 5 वर्ष। 5 वर्ष। अगर ये पूछा जाए कि बताओ आयु कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो 25 वर्ष। आपको ये भी याद रखना है कि ये निचला सदन है, निचला या निम्न सदन है, याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, या हम वोट डालते हैं। और साथ में हमें यह भी याद रखना है लोकप्रिय सदन को भी, लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं, लोकप्रिय सदन को भी कहते हैं इसको। और याद रखेंगे, इसका आर्टिकल की बात करूंगा तो आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोकसभा से हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी साथ में याद रखना है। ठीक है, और याद रखेंगे इसी के आगे मैं यहां पर लिखूं, क्या लिखूं यहां पर? विधानसभा, विधानसभा। तो विधानसभा में क्या इतना ही सब कुछ चलता है? बताते हैं। विधानसभा लिखा है तो कार्यकाल विधानसभा का इतना ही होगा, आयु इतना ही होगा, निम्न सदन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लोकप्रिय सदन होते हैं। सेम पैटर्न है मेरे भाई, कोई गलत नहीं है, सिर्फ आर्टिकल अलग हो जाएगा, है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्या है इसमें, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहायता से स्थापित किया गया था? आपको ये पता होना चाहिए, जब पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी तो उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इनको बनाया गया था या इनको डेवलप किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, मुख्य रूप से उसमें इनका काम हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वहां पर 3 प्लांट मुख्य रूप से लगाए गए थे। एक तो याद रखेंगे भिलाई, भिलाई इस्पात कारखाना। एक हम याद रखेंगे राउरकेला, राउरकेला। एक हम याद रखेंगे दुर्गापुर, दुर्गापुर। ये तीनों हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं ये पूछा जाता है, पहले तो भिलाई बताओ, राउरकेला बताओ, और ये किस किस राज्य में पड़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में क्या पड़ता है? दुर्गापुर। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और भिलाई कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। राज्य मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न राज्य से नहीं आया है, प्रश्न ये पूछा है देश के सहयोग बताओ। तो याद रखेंगे जो दुर्गापुर है वो ब्रिटेन के सहयोग से इसको लगाया गया था, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था जब देश आजाद हुआ था, तो इतना सब कुछ नहीं था हमारे पास में। क्योंकि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मतलब है, सेकंड पंचवर्षीय योजना का मतलब है 1956 से और 1961 के बीच में। तो इतना हमारे पास पैसा नहीं था, तो अलग अलग देशों ने मदद किया था किसे बनाने के लिए? स्टील कारखाना, इस्पात कारखाना बनाने के लिए। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, और भिलाई रूस के सहयोग से लगाया गया था। अगर रूस ऑप्शन में नहीं आएगा तो सोवियत संघ आएगा। क्या आएगा? सोवियत संघ आएगा, इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है ना। चलो आगे चलकर एक और कारखाना डेवलप हुआ था, आगे चलकर उसका भी नाम हमको याद रखना है, बोकारो। कौन सा? बोकारो। बोकारो राज्य अगर पूछा जाएगा तो झारखंड में, बोकारो राज्य पूछा जाएगा झारखंड में है। और किस देश के सहयोग से बनाया गया था? वो भी रूस या रसिया था। साथ में ये भी प्रश्न हम याद रखेंगे। चलिए
संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 की बात कर रहे हैं भैया। तो 17 बहुत एग्जाम में आता है भैया। पहली बात तो ये है, हम बात करें मूल अधिकारों की। यहाँ पर अधिकारों की बात हो रही है ना, मूल अधिकारों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मूल अधिकार का अगर भाग हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो भाग 3 है। अनुच्छेद पूछा जाएगा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में है। अगर किसी देश के संविधान से इसको लिया गया है तो अमेरिका। साथ में हमें ये भी याद रखना है, और ये भी साथ में याद रखना है, इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि इनको नागरिकों को दिया गया है। ये किसे? नागरिकों को दिया गया है। और हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ये बताओ वर्तमान में कितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वर्तमान में फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो हमारा आंसर होगा 6। और मूल संविधान में पूछा जाएगा, जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान में कितने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, जब संविधान लागू हुआ था। अब यहाँ हम 6 की बात करते हैं। एक है हमारा समानता का अधिकार। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार है वो आर्टिकल बताओ कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। दूसरा अगर पूछ लिया जाएगा कि बताओ स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है? तो हमारा आंसर आर्टिकल हो जाएगा 19 से 22। अगर तीसरा पूछ लिया जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बताओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताओ, तो याद रखेंगे आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24। अगर ये पूछ लिया जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाए तो याद रखेंगे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। अगर हम बात करें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार की मैं बात करूंगा तो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अगर छठे की बात करेंगे तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम याद रखेंगे आर्टिकल 32। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। और पहले हमारा संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल मैंने एक नहीं लिखा, आर्टिकल 31। बताओ इनमें 31 है? नहीं है। तो आर्टिकल 31 में क्या था? आर्टिकल 31 में क्या था? तो आप कहेंगे सो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है। अब ये क्या है? तो आप कहोगे ये कानूनी अधिकार है, केवल कानूनी अधिकार है, या हम कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न आएगा कि गैर संवैधानिक तो नहीं है ना, संवैधानिक अधिकार है। अब ये कहां पर है? तो आप कहोगे अब ये है आर्टिकल 300 का में, जो भाग 12 के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 12 में इसका वर्णन है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 300 का में है। ठीक है ना? तो इतने सारे प्रश्न हमको याद रखने हैं मौलिक अधिकार से। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा है कि बताओ 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। अगर 18 पूछ लेता तो उपाधियों का अंत हो जाता, 14 पूछ लेता तो विधि के समक्ष समानता हो जाता, 15 पूछ लेता तो आता कि धर्म हो, किसी धर्म से हो, जाति से हो, आप लड़की हो लड़का हो, या आपका जन्म किसी भी स्थान पर हुआ है तो उसके लिए आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहा जाता है 15 में। 16 में कहा जाता है जो गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो इसके लिए समानता दी जाएगी। 16 वाला है। ठीक है ना? चलिए इसको याद रख लेंगे, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन दो रास्तों को जोड़ता है? जलमार्ग तो जल में होगा, और जो पहला वाला है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। सबसे लंबा और सबसे पुराना, सबसे पहला गंगा नदी पर बनाया गया है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। अगर दूसरा पूछेगा
दूसरा है सादिया से धुबरी। दूसरा पूछेगा तो सादिया से धुबरी है, और आपको पता है सादिया से धुबरी किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आप बताओ 16वें का आंसर कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ये 20 लिखा है, हम यहाँ पर 25 भी कर सकते हैं। ये 20 लिखा है, हम यहाँ पर 25 भी कर सकते हैं। तो आज तक कितने हाई कोर्ट हैं ये बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो हाई कोर्ट की बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूंगा पहला हाई कोर्ट बताओ मुझे, पहला हाई कोर्ट बताओ, तो आप कहोगे पहला है कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है भाई, अब कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1962 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और कोलकाता के बाद बॉम्बे में, मद्रास में खोला गया था। अब आपसे यह पूछा जाएगा सबसे बड़ा बताओ, हाई कोर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखेंगे प्रयागराज वाला। कौन सा है, प्रयागराज वाला। अगर पूछा जाएगा नवीन बताओ, नवीन का मतलब है 25वां बताओ भैया, 25वां कौन सा बनाया गया था, तो हम बात करेंगे अमरावती। किसकी बात करेंगे, अमरावती की, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये 2-3 प्रश्न है जो हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17 अगर प्रश्न आएगा कि खैबर दर्रा किन दो देशों के मध्य में। आपको पता है अगर प्राचीन समय से पूछा जाए, जैसे भारत से पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये दर्रा था। लेकिन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात सही है। अगर हम वर्तमान स्थिति से देखें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर हम प्राचीन स्थिति से देखें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये एग्जामिनर कैसे प्रश्न देता है इस पर बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर दोनों ऑप्शन तो नहीं दे सकता। ये प्राचीन स्थिति है और ये वर्तमान स्थिति का प्रश्न है। और आपको ये पता है ये खैबर दर्रा वही है जहां से खुर्रम नदी भी निकलती है, कई सारी नदियां उसके पास से होकर गुजरती हैं। और यहाँ जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे पाकिस्तान की साइड से, इधर से ही आक्रमण हुए हैं। तो यही दर्रा या खैबर दर्रा या बोलन दर्रा, इन दर्रों से जो बोल सकते हैं आक्रमण करने आए थे, वो सारे लोग आए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और बी भी। ठीक है, वो तो कंडीशन देखनी पड़ेगी। 18 भारत में इको सेंसिटिव जोन ESZ किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, बताओ भैया, किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक के लिए, खेती को बढ़ावा के लिए। तो याद रखेंगे जैविक या जैव विविधता को ये रखेंगे, जैव विविधता की रक्षा के लिए। आपसे ये पूछा जाएगा होती क्या है, जैव विविधता होती क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, जहां पर, क्या हो जाएगा, जहां पर अधिक प्रजाति के, अधिक प्रजाति के जंतु, वनस्पति, उसी में सब कुछ आ जाएगा, कीट पाए जाते हैं, इनका समूह पाया जाता है, इनका एक साथ समूह पाया जाता है, उसी स्थान को हम कहते हैं यहां पर बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता अधिक है। क्या है, बायोडायवर्सिटी अधिक है, जैव विविधता अलग अधिक है। हमको याद ये रखना है भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट। और आपको ये भी पता होना चाहिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से पुराणों में कहा गया है। पश्चिमी घाट में है, पूरा ही पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए टॉप पर है। अगर पश्चिमी घाट नहीं होगा तो ऑप्शन में आ जाएगा हमारा मेघालय, मेघालय, मेघालय नहीं आएगा तो पूर्वी घाट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है जहां पर बारिश अधिक होती है वहीं तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, वहीं जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो जीव जंतु, कीट, वनस्पति, अनेकों प्रकार के वृक्ष उगाएंगे, तो वहीं तो ज्यादा होगा। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है और ऐसे ही हम आंसर दे के आ जाते हैं, 1989 ईस्वी। ठीक है ना। भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय हुआ था,
ये प्रश्न दो प्रकार से आता है। अब इसका आंसर आप लोग बताना, पहली जनगणना किस वायसराय के समय हुआ था। अब आपको दो क्वेश्चन आते होंगे, या तो म्यो होगा और या तो रिपन होगा। अब आपको ये याद रखना है, दोनों में अगर ये पूछा जाता नियमित रूप से जनगणना को किसने लागू किया तो रिपन आ जाता, और सीधे पूछा गया है कौन होगा तो म्यो होगा। और म्यो ने कब किया था तो याद रखेंगे 1872 ईस्वी। और रिपन ने नियमित रूप से कब स्टार्ट किया था, 1881 ईस्वी। ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां बात करूं मैं डलहौजी के बारे में, कुछ प्रश्न की जो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। जिस राज्य पर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको ये हड़प लेता था। हड़प नीति किसने अपनाई थी, डलहौजी ने। इसने झांसी को हड़प लिया था, नागपुर को हड़प लिया था, सतारा को हड़प लिया था, अवध को हड़प लिया था, कई स्थान को इसने हड़पा था। और ट्रेन इसी के समय चलाई गई थी, ट्रेन चलाई गई थी इसी के समय पहली बार चलाई गई थी 13 अप्रैल 1853 ईस्वी में। आपको साथ में ये भी याद रखना है भाई कि ये जो ट्रेन चलाई गई थी ये मुंबई से थाणे के बीच में चलाई गई थी, मुंबई से थाणे। टोटल जो लंबाई थी 34 किलोमीटर थी, और लगभग 400 लोग इसमें बैठे थे, 400 लोग इसमें बैठे थे। और 3 इंजनों के द्वारा इसको खींचा गया था। 3 इंजन लगे थे स्टार्टिंग में इसको खींचने के लिए। एक था साहिब, दूसरा था सुल्तान, और तीसरा था सिंध। ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है ना, याद रखेंगे। और इसी के कार्यकाल में डलहौजी की बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी हुआ था। और रेल नहीं, डाक टिकट चलाया था, डाक टिकट भी इसने चलाया था, है ना। पीडब्ल्यू की स्थापना भी इसके समय में हुआ था। और तार सेवा, विद्युत तार सेवा का आरंभ भी इसी के समय हुआ है ना। ये भी याद रखेंगे। अगर इसका कार्यकाल पूछ लेगा हमारे एग्जाम में, इसका कार्यकाल कितना रहा है, तो ये भी साथ में याद रखेंगे, 1848 से 1856 के बीच में। ठीक है ना। चलिए, इतने प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। मैंने आपको आर्टिकल 48 ए तक कराया था जब डीपीएसपी, यानी जब पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था 48 तक कराया था, और आगे के आर्टिकल अब मैं कराता हूं। आर्टिकल 49 में लिखा है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करेगी भारत सरकार, या राज्य करेगा। जिस राज्य में, जैसे ताजमहल आगरा में है, और राज्य की बात करें तो यूपी में, तो यूपी की सरकार उस पर रक्षा करेगी। रक्षा का मतलब है डेंटिंग, पेंटिंग, जो भी खर्चा आएगा उस पर संरक्षण करेगी, उसे मिटाने नहीं देगी। इसी प्रकार से लाल किला है, इसी प्रकार से बहुत सारे मंदिर भी हैं, है ना। तो आर्टिकल 49 यही कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा करना। और आर्टिकल 50 यही कहता है जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना अपना काम अलग करेंगे, दोनों का पृथककरण होगा। यह आर्टिकल 50 कहलाता है। अगर यहीं 51 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 51 कहता है राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। बस इतने याद रखेंगे। ठीक है ना। 32 में, यही आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये जो आर्टिकल 21 है, ये हमको गरिमापूर्ण या एटीट्यूड के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार देता है, ये याद रखेंगे। 44 के बारे में मैंने बता ही दिया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई 50। 22वां है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है।
इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और रिपीट कई बार एग्जाम में हुआ है, तो इसमें लिखेंगे आरबीआई। अगर आरबीआई की स्थापना की बात आएगी, आरबीआई की स्थापना कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। भारत में किन राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन है, किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है, मुझे ये बताओ। तो आपको यहां पर याद रखना है, सबसे ज्यादा खनिज की बात आएगी वो झारखंड में आएगी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? छोटा नागपुर का जो पठार है वो सबसे ज्यादा झारखंड में उसका भाग पड़ता है, और जहां पर कच्चा रॉ मटेरियल ज्यादा होगा वहीं तो खनिज पाए जाएंगे। और छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है, या कच्चा रॉ मटेरियल का हृदय कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और हमने देखा लगभग हमने 23 क्वेश्चंस किए हैं, और 23 क्वेश्चन से लगभग हमने 200 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं। बताओ नहीं कराएं क्या? बिल्कुल कराएं। और ये सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी में रिपीट किसी ना किसी एग्जाम में हुए हैं। अगर आपने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर एग्जाम देखा है तो आपने को वैल्यू इसका पता लग गया होगा कि सर बिल्कुल ऐसे ही प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाता है, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा ये। अब वेबसाइट या क्रोम पर आप, मतलब गूगल या क्रोम पर आप सर्च करोगे testYatra.com, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और आपको अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की मैराथन चाहिए, अगर इनकी मैराथन चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आना है, और यूट्यूब चैनल के में प्लेलिस्ट है, यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट पर आओगे और प्लेलिस्ट में मैंने एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट 18 डाल रखे हैं, आप देख लेना। 18 में से कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो प्रीवियस ईयर पर है, यानी 12 से 13 हमने प्रीवियस ईयर के देखे, उसके बाद मैं ये लगाया है, ठीक है ना, एनटीपीसी का। अगर आपको मैराथन देखना है, सच में एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा, 14 मैराथन है इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नहीं है, साइंस का है, और हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, और स्टैटिक जीके का है। अगर वहां से स्टैटिक जीके कवर ना करो तो यहां पर कहीं ऑप्शन होगा स्टैटिक जीके का, ये सारी स्टैटिक जीके, ये है 13 वीडियो, देख लोगे तो सच में प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये प्लेलिस्ट है, देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाओगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।